अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन में ज्यादातर आज के लेक्चर में हमने दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। एक एपिफाइसिस रीजन, मेटाफाइसिस रीजन एंड स्पंजी बोन। और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एनएमडीके एमसीक्यूज है वो सारे के सारे एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पर आप लोग देखें, ये एक लॉन्ग बोन है। ठीक है जी, अगर आप लोग इस बोन को बड़े गौर से देखें ना तो इस बोन के जो एंड्स है, देखिए एक अपर एंड और एक लोअर एंड, तो ये आप लोगों को वाइडर नजर आ रहे हैं। तो ये जो वाइडर एंड्स है बोन के, इन दोनों वाइडर एंड्स को हम नाम देते हैं एपिफाइसिस। क्या नाम देते हैं? एपिफाइसिस। अब ये जो एपिफाइसिस है इसको हम नाम देते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, और जो नीचे वाला एंड है एपिफाइसिस है इसको नाम देते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। अब ये जो बोन के जो वाइडर एंड्स है ये तो एपिफाइसिस है, लेकिन सर प्रोक्सिमल और डिस्टल एपिफाइसिस में हम कैसे फर्क करेंगे? इधर आइए जी। एपिफाइसिस, द वाइडर एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस। अब एक पी प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है और एक डिस्टल एपिफाइसिस है। अब ये बात आप जहन में याद रखें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को अपर आर्म बोन, ह्यूमरस बोन से एक आइडिया दूं, ये एक ह्यूमरस बोन है, तो मतलब ह्यूमरस बोन का ऊपर वाला जो एपिफाइसिस है जो आपके पास इधर है, इसको हम नाम देते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। प्रोक्सिमल की मीनिंग है नजदीक। तो मीन जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है ये हमारे बॉडी के ट्रंक रीजन के करीब होगा। दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रंक रीजन। तो बोन का वो एपिफाइसिस which is closer to the trunk region, this epiphysis is known as proximal epiphysis. तो देखिए मैंने लिखा भी है proximal epiphysis is closer to the trunk region। जबकि अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर आपका ह्यूमरस बोन फिनिश होता है तो इसका एक एपिफाइसिस इधर होगा। तो देखिए ये एपिफाइसिस बॉडी से या ट्रंक रीजन से दूर है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। डिस्टल की मीनिंग क्या है? दूर। तो मैंने लिखा है कि इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द ट्रंक रीजन, सो दैट्स व्हाई दिस एपिफाइसिस इज नोन एज अ डिस्टल एपिफाइसिस। अंडरस्टैंड जी? फिर अगर आप लोग देखें जो एपिफाइसिस है प्रोक्सिमल या डिस्टल एपिफाइसिस, इस एपिफाइसिस के करीब आप लोगों को एक रीजन मिलेगा, छोटा सा रीजन मिलेगा। जिस छोटे से रीजन को मैंने ब्लू कलर से आइडेंटिफाई किया है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इन दो रीजन को हम नाम देते हैं मेटाफाइसिस। चूंकि ये मेटाफाइसिस प्रोक्सिमल एपिफाइसिस के करीब है तो इसको हम नाम देते हैं प्रोक्सिमल मेटाफाइसिस। और ये जो मेटाफाइसिस है ये नजदीक है डिस्टल एपिफाइसिस के, तभी इस मेटाफाइसिस को हम नाम देते हैं डिस्टल मेटाफाइसिस। अब इसका फंक्शन क्या है, इनके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना होगा। बाकी प्रोक्सिमल और डिस्टल मेटाफाइसिस के बीच में जो आप लोगों को मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोन नजर आ रहा है, this main central part of the bone is called diaphysis, and diaphysis is also called a shaft. It is also called a shaft. Understand? ये पॉइंट प्लीज आप लोग जहन में याद रखिए। अब हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं कि एपिफाइसिस। अच्छा इधर आप लोग देखिए, व्हाट इज डाइफाइसिस? द पार्ट ऑफ द बोन बिटवीन द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। एपिफाइसिस ऐसे भी ठीक है, या अगर हम ऐसे बोले कि पार्ट ऑफ द बोन विच इज लोकेटेड बिटवीन द, शाबाश, प्रोक्सिमल मेटाफाइसिस, शाबाश, क्या? प्रोक्सिमल मेटाफाइसिस एंड डिस्टल मेटाफाइसिस इज नाउन एज अ डाइफाइसिस। तो डाइफाइसिस का ये ऊपर वाला डिफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तगड़ा रहेगा। ठीक है जी। अब माय डियर स्टूडेंट, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगाज लेते हैं मेटाफाइसिस से, फिर मेटाफाइसिस के बाद फिर मैं एपिफाइसिस के ऊपर वंस अगेन आऊंगा। अच्छा ये जो मेटाफाइसिस रीजन है, मेटाफाइसिस, तो मेटाफाइसिस अ पार्ट ऑफ बोन बिटवीन द एपिफाइसिस इन द डाइफाइसिस। हम बोल सकते हैं ना कि ये एपिफाइसिस है और ये क्या है? डाइफाइसिस। तो आप देखिए एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में जो आप लोगों को छोटा सा रीजन नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। ऐसे ऊपर भी आप लोग देखिए जी, एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में आप लोगों को मेटाफाइसिस नजर आ रहा है। तो मेटाफाइसिस बोन का वो हिस्सा है जो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के दरमियान मौजूद होता है। अब ये जो मेटाफाइसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोन है। हाँ, देखने में ये बहुत छोटा है लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोग सुनिए। ये जो मेटाफाइसिस है, ये वाला रीजन, इस मेटाफाइसिस के अंदर आप लोगों को एक जोन मिलेगा, एक रीजन मिलेगा जिसको ग्रोथ जोन कहते हैं। ये जो आप लोगों की हड्डी वक्त के साथ साथ लेंथ वाइज इंक्रीज होती है ना, ये इसी मेटाफाइसिस रीजन की वजह से इंक्रीज होती है।
क्योंकि मेटाफाइसिस रीजन के अंदर ग्रोथ जोन होता है, एक ग्रोथ रीजन होता है, और इसी ग्रोथ रीजन के अंदर आप लोगों को मिलेगा एक प्लेट जिसको हम नाम देते हैं एपिफाइजल प्लेट। ये जो एपिफाइजल प्लेट है ये बेसिकली एक कार्टिलेज है, तभी इसके सामने मैंने लिखा है कि ये कार्टिलेजिनियस इन नेचर। अगर यहां से एमसीक्यूज आ जाए कि मेटाफाइसिस रीजन के अंदर जो एपिफाइजल प्लेट है ये तो बोनी इन नेचर नहीं है ना, कार्टिलेजिनस इन नेचर है, तो ये कौन सा कार्टिलेज है? तो एपिफाइजल प्लेट इज डैश इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन बी फाइब्रो, ऑप्शन सी हाइएलन कार्टिलेज। सो द राइट आंसर इज हाइएलन कार्टिलेज। अब ये बात आप जहन में याद रखें कि मेटाफाइसिस के अंदर जो कार्टिलेजिनियस प्लेट है, जो एक मेन ग्रोथ प्लेट है जिसको हम एपिफाइजल प्लेट का नाम भी दे सकते हैं, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ। इसी मेटाफाइसिस के अंदर जो ग्रोथ प्लेट है जिसको एपिफाइजल प्लेट का नाम भी हम देते हैं, तो इसी एपिफाइजल प्लेट की वजह से जो बोन है ये आपके साथ वर्टिकली, ये आपके साथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ वाइज इंक्रीज होता है। तो अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि जो मेटाफाइसिस प्लेट है या जो मेटाफाइसिस रीजन है, तो मेटाफाइसिस की वजह से बोन की कौन सी ग्रोथ होती है, लेंथ वाइज या थिकनेस वाइज? लेंथ वाइज। तो याद रखिए बोन में दो किस्म के ग्रोथ होते हैं। अगर बोन की ग्रोथ होती है लेंथ वाइज वर्टिकली, इसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ। क्या? लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ। लेकिन अगर बोन की ग्रोथ होती है थिकनेस वाइज, और बोन लेंथ वाइज नहीं बल्कि बोन की मोटाई में इजाफा होता है, तो जब बोन की थिकनेस इंक्रीज होती है तो ये जो थिकनेस वाइज बोन की जो ग्रोथ है इसको हम नाम देते हैं एपोजिशनल ग्रोथ। एपोजिशनल ग्रोथ मीन जिसमें बोन की थिकनेस इंक्रीज होती है। ये बात आप जहन में याद रखिए। अंडरस्टैंड जी? नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये जो एपिफाइजल प्लेट है, ये जो मेटाफाइसिस के अंदर जो कार्टिलेजिनियस पार्ट है जिसको हम एपिफाइजल या ग्रोथ प्लेट कहते हैं, ये टेम्पररी होता है। इधर मैंने लिखा है ना कि गर्ल्स में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 18 साल के वक्त और बॉयज में 20 साल के दौरान मेटाफाइसिस के अंदर जो कार्टिलेजिनियस प्लेट है ये कन्वर्ट हो जाता है बोन में। तो ये बात इधर मैंने लिखा है कि एपिफाइजल प्लेट लेटर ऑन मीन कि बलूगत के एंड में, एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, ऐसे सालों में मेल और फीमेल जेंडर के अंदर जो एपिफाइजल प्लेट है ये बिकम बोनी, ये बोन में चेंज हो जाता है। तो याद रखें एपिफाइजल प्लेट खुद कार्टिलेजिनियस है, तब बोन ग्रोथ करेगा। अगर ये बोन में कन्वर्ट हो जाए तो इसका नाम फिर होगा एपिफाइजियल लाइन। एपिफाइजियल लाइन, एपिफाइजियल लाइन, एपिफाइजियल लाइन। इट मीन एपिफाइजल प्लेट इज कार्टिलेजिनस इन नेचर, एपिफाइजियल लाइन इज बोनी इन नेचर। तो यहां पर कार्टिलेज कन्वर्ट हो रहा है बोन में। अगर ये एपिफाइजल प्लेट एपिफाइजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाए, यहां पर बोन की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तब फीमेल में 18 साल के बाद और बॉयज मेल में 20 साल के बाद मजीद हमारी हाइट में इंक्रीज नहीं आती है। उसका वजह यह है कि हाइट में जो इंक्रीज आती है वो डिपेंड बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ पे करती है। तो अगर एपिफाइजल प्लेट खत्म और ये एपिफाइजल लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और एक इंसान की मजीद हाइट में कोई इंक्रीज नहीं आएगी। हाँ, फिर भी फीमेल में 18 साल और बॉयज में 20 साल के बाद फिर भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन जब फिर हड्डी पर एक्ट करते हैं ना तो फिर बोन में फिर भी ग्रोथ होती है इस टाइम के बाद भी, लेकिन वो ग्रोथ लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी। वो ग्रोथ क्या होगी? एपोजिशनल, कि बोन में मजीद लेंथ वाइज इंक्रीज तो नहीं आएगी लेकिन बोन की थिकनेस मजीद इंक्रीज हो सकती है। और आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि वो प्रोसेस जिसमें कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है इसको हम इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड जी? वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड, जबरदस्त। इधर मैंने वो हार्मोन्स भी लिखे हैं कि किन किन हार्मोन की वजह से मेटाफाइसिस के अंदर बोन की ग्रोथ होती है। वन इज जीएच, ग्रोथ हार्मोन, जो मेजर इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सेकंड इज थायराइड हार्मोन एंड थर्ड वन इज सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ये बात याद रखिए, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो सर ये तो मेल में नहीं है ना? याद रखिए, मेल में कुछ टेस्टोस्टेरोन जो मेल का सेक्स हार्मोन है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो मेल में थोड़ा सा एस्ट्रोजन होता है और यही एस्ट्रोजन जो है ये ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन के साथ मिलकर बोन की ग्रोथ में अपना परफॉर्मेंस, अपना रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड जी?
इसके बाद अभी हम आते हैं दोबारा एपिफाइसिस। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजन? शाबाश, दिस एपिफाइसिस, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टल एपिफाइसिस। अगर आप लोग इस एपिफाइसिस को अंदर से देखें तो आप लोगों को एपिफाइसिस के अंदर ऐसे पोर्स मिलेंगे। आप यूं फील करेंगे कि सर एपिफाइसिस तो अंदर से बिल्कुल पोरस है, तो याद रखें, यस, एपिफाइसिस अंदर से पोरस है। अगर आप एपिफाइसिस का स्ट्रक्चर में आप लोगों को जूम करके दिखाओ तो आप लोगों को बोन के एपिफाइसिस के अंदर स्पंजी बोन का शक्ल आप लोगों को ऐसे मिलेगा। दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजी बोन। लेकिन याद रखें माय डियर स्टूडेंट, स्पंजी बोन के बाहर आप लोगों को एक लेयर मिलेगा जो स्पंजी बोन को एक्सटर्नली कवर्ड करता है। दिस इज द लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन। अगर आप ये हिस्सा बाहर से टच करें तो बड़ा सख्त होता है, क्योंकि ये बाहर वाला हिस्सा, ये एक लेयर है कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट मीन सख्त, और इस लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन के अंदर आप लोगों को एपिफाइसिस रीजन में एक पोरस पार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्पंजी बोन। इसको पोरस रीजन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ऐसे स्पेसेस, ऐसे पोर्स मिलेंगे। इधर मैंने लिखा भी है स्पेसेस। अब अगर आप इस स्पंजी बोन को बड़े गौर से देखें, स्पंजी बोन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल स्पाइन की तरह, स्पाइन आप लोग जानते हैं ना, पौधों के अंदर जो होते हैं, बिल्कुल स्पाइन किस्म के स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इसको हम नाम देते हैं बोनी प्लेट्स। ये मेरे पास क्या है? बोनी प्लेट्स। लेकिन इस बोनी प्लेट्स का अपना नाम शाबाश क्या है? शाबाश, ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली क्या? ट्रेबिकुली। these spiny structure in the spongy bone are called ट्रेबिकुली। और इसी ट्रेबिकुली की वजह से हम स्पंजी बोन को एक और नाम भी देते हैं, ट्रेबिकुलर बोन। लेकिन स्पंजी बोन का एक और नाम भी है जहां से एमसीक्यूज आ सकता है, कैंसलस बोन। क्या? कैंसलस। शाबाश, आप सब इज्तिमाई तौर मुझे आंसर दे। स्पंजी बोन इज आल्सो कॉल्ड ट्रेबिकुलर बोन, आल्सो कॉल्ड कैंसलस बोन। लेकिन दोनों में फिर मोस्ट फेमस नाम कौन सा है? ट्रेबिकुलर बोन, क्योंकि स्पंजी बोन के आसपास आप लोगों को बोनी प्लेट्स मिलेंगे, स्पाइनी स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रेबिकुली। क्या नाम देते हैं? ट्रेबिकुली। अंडरस्टैंड जी? अब माय डियर स्टूडेंट, ट्रेबिकुली के आसपास आप लोगों को पोर्स नजर आएंगे। क्या? पोर्स। याद रखिए, ट्रेबिकुली के आसपास आप लोगों को स्पेसेस मिलेंगे। ये जो स्पेसेस है, इसी पोर्स स्पेसेस के अंदर आप लोगों को रेड बोन मैरो मिलेगा। तो यहां से एक एमसीक्यू हमें मिल गया कि ज्यादातर बोन के अंदर एक येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो एपिफाइसिस के अंदर, स्पंजी बोन के अंदर, इस स्पेसेस के अंदर मौजूद होता है। ये पॉइंट खैर आगे मैंने लिखा भी है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने वंस अगेन लिखा है, स्पंजी बोन कंटेन बोनी प्लेट्स व्हिच आर नोन एज शाबाश ट्रेबिकुली, एंड ट्रेबिकुली गिव पोरस अपीयरेंस टू द स्पंजी बोन। इसी ट्रेबिकुली की वजह से आप लोगों को ओवरऑल स्पंजी बोन का एक पोरस स्वरादार से अपीयरेंस मिलेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, द spaces between trabeculae, याद रखे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस? ट्रेबिकुली। व्हाट इज दिस? ट्रेबिकुली। इसी ट्रेबिकुली के बीच में आप लोगों को स्पेसेस मिलेंगे, एंड दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद द रेड बोन मैरो। और ये जो रेड बोन मैरो है, इस रेड बोन मैरो के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और ये वो स्टेम सेल्स होते हैं जो रेड बोन मैरो के अंदर तीनों ब्लड सेल्स बनाते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। लेकिन ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को हम नाम देते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल? प्लूरिपोटेंट का मतलब ये है ऐसे सेल्स जो अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू रेड ब्लड सेल, some hematopoietic stem cells are differentiated into white blood cell, and some hematopoietic stem cells are differentiated into platelets। तो मतलब ये सेल्स अपनी जैसे सेल्स भी बना सकते हैं, लेकिन अब से अपने से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स भी बना सकते हैं। जिस किस्म के सेल में ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल खुद से बना सकते हैं, ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और मैंने देखिए ऊपर लिखा भी है कि रेड बोन मैरो के अंदर जो HSC है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो ये ब्लड सेल की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल बनाती है, एंड प्लेटलेट्स बनाती है। अब रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन वाले अमल को हम नाम देते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं ल्यूकोपोइसिस, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं
थ्रोम्बोपोइसिस, और इन तीनों ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं हेमेटोपोइसिस। क्या नाम देते हैं? हेमेटोपोइसिस। गॉट इट जी। अब फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। शाबाश। अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्पंजी बोन आर कॉल्ड डैश। स्पंजी बोन के स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वही बोनी प्लेट है, जिसकी वजह से स्पंजी बोन को पोरस अपीयरेंस मिलता है। सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्पंजी बोन आर कॉल्ड ट्रेबिकुली। क्या चीज है? ट्रेबिकुली। और ट्रेबिकुली के बीच में जो स्पेसेस है उसमें कौन से मैरो है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर कौन सा स्टेम सेल्स है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से कौन से सेल्स बनते हैं? तीन किस्म के ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। सो स्पंजी बोन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसको हम नाम देंगे शाबाश ट्रेबिकुली। क्या? वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। फिर एपिफाइजल प्लेट आल्सो कॉल्ड ग्रोथ प्लेट, जो मेटाफाइसिस के अंदर है, इट इज मेड अप ऑफ डैश, बोन या कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन से कार्टिलेज से? हाइएलन कार्टिलेज। सो एपिफाइजल प्लेट इज मेड अप ऑफ हाइएलन कार्टिलेज। हाइएलन कार्टिलेज, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन इज कॉल्ड डैश, एपोजिशनल ग्रोथ या लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, वेरी गुड, शाबाश। longitudinal growth, and increase in thickness of bone is called appositional growth. Very good. बस में a dot, a mean appositional and growth, so a growth mean appositional growth, जिसमें bone की thickness increase होती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि बोन के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको पीरियोस्टियम कहते हैं, कहा था ना। लेकिन याद रखें, ऐसी हड्डी जिसके एंड में कार्टिलेज होती है, क्या होती है? शाबाश, क्या होती है? तो बोन के इस सरफेस को हम नाम देंगे आर्टिकुलर सरफेस। बोन के जिस एंड पे या बोन के जिस एंड सरफेस पे कार्टिलेज होती है तो वो होगी हाइएलन कार्टिलेज। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कार्टिलेज में। तो जिस हड्डी के एंड में कार्टिलेज होती है तो उस सरफेस ऑफ द बोन को हम नाम देते हैं आर्टिकुलर सरफेस। तो याद रखें, अगर ये एक बोन है, ये एक हड्डी है, और इस हड्डी के एंड में कार्टिलेज है, कार्टिलेज, तो इस बोन के ऊपर पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन है, लेकिन इस बोन के सिर्फ उस सरफेस पर पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन नहीं होगा जिस सरफेस पे बोन के एंड में क्या अटैच है? कार्टिलेज। और बोन के इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? आर्टिकुलर सरफेस। जिस सरफेस पर बोन के एंड में क्या अटैच है? कार्टिलेज। तो मैंने क्या लिखा है? पेरियोस्टियम इज एब्सेंट एट आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन। बोन का आर्टिकुलर सरफेस वो सरफेस होता है जिस सरफेस पे बोन के साथ कार्टिलेज अटैच होता है। सिर्फ इस आर्टिकुलर सरफेस पे पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। अगर आर्टिकुलर सरफेस पर भी पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन होता तो फिर यहां पे फ्रैक्शन पैदा होता, और यहां पे जो मूवमेंट होती है, जैसे कि आपका जो एल्बो जॉइंट पे जो हम मूवमेंट करते हैं ना, तो आप देखिए ये बोन जो है ना, इसके एंड में कार्टिलेज है। तो अगर आर्टिकुलर सरफेस पे पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन होता तो फिर फ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता और हमें फ्रीली मूवमेंट में मसला होता। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, जो लास्ट टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने कहा कि जिस ग्रोथ में बोन की लेंथ इंक्रीज होती है इसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लेकिन अगर ईटा में आप लोगों से ये पूछे कि हड्डी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है तो ये किस रीजन की वजह से होती है? एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस? तो ये मेटाफाइसिस रीजन की वजह से लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, क्योंकि मेटाफाइसिस में कार्टिलेज प्लेट होता है जिसको एपिफाइसियल प्लेट का नाम हम देते हैं। लेकिन अगर ईटा में ये एमसीक्यूज आ जाए कि बोन की जब थिकनेस इंक्रीज होती है जिसको हम नाम देते हैं एपोजिशनल ग्रोथ, तो एपोजिशनल ग्रोथ में मेटाफाइसिस इन्वॉल्व नहीं होता। तो अपोजिशनल ग्रोथ में क्या इन्वॉल्व होता है? तो बोन के इर्द गिर्द या बोन के एक्सटर्नल सरफेस पे जो पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन है, और पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, तो पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की वजह से बोन के अंदर एपोजिशनल ग्रोथ होती है। क्लियर? थैंक यू। अल्लाह।